Okay, fine. Starting with the topic, new topic is chemical kinetics. कौन सा टॉपिक है? केमिकल काइनेटिक्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम को लेकर के, और एटलीस्ट नीट जेई. अब जेई में मेन और एडवांस दोनों का फेवरेट टॉपिक है ये. अब नीट का तो है ही है, एक न्यूमेरिकल फिक्स. बोर्ड्स में तो आपको कहना ही नहीं चाहिए, राइट? ठीक है, तो ये फिक्स पोर्शन है. चलिए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. पहला फैक्टर है फिजिबिलिटी, मतलब केमिकल थर्मोडायनेमिक. अब उस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, या वो रिएक्शन होने के दौरान एनर्जी रिलीज होगा. इसको कहते हैं फिजिबिलिटी. दूसरा होता है एक्सटेंट. एक्सटेंट क्या? कोई भी रिएक्शन की एक्सटेंट किस पर डिपेंड करती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर. किस पर करती है? जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा हाई, उतनी तेजी से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में. ये बात हम लोगों ने पढ़ी है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में. आप लोगों ने क्लास 11 में तो पढ़ा ही होगा. बोलिए यस. अगली चीज आती है स्पीड. तो इस पूरे चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो है रेट ऑफ रिएक्शन. किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में. नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी केमिकल रिएक्शन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. पहला है उसकी फिजिबिलिटी, दूसरा है उसका एक्सटेंट, और तीसरी है उसकी स्पीड. ठीक है, नोट करें. क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? नो सर. चलिए, जल्दी नोट करें. डन? ओके, चलिए. अब बात आती है कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of reaction rates. किस पर डील कर, किसकी स्टडी है इस पूरे चैप्टर में? रेट ऑफ रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म के ऊपर. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में लिखिए. इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of reaction rates and their mechanism. इस पूरे चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है, रेट ऑफ रिएक्शन और उनका मैकेनिज्म. हालांकि एग्जाम में ये कभी क्वेश्चन आएगा नहीं. ठीक है, एग्जाम में आप आएगा नहीं, खाली आपको एक डेफिनेशन दे रहे हैं. चलिए आगे बढ़े. चलिए, द क्वेश्चन इज कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद स्पॉन्टेनिटी, रेट, एक्सटेंट या नन. द राइट आंसर इज रेट. चलिए, अब बात आती है टाइप ऑफ रिएक्शन. किसकी बात आती है? टाइप ऑफ रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन 3 कैटेगरी में आप उसको जो है बांटते हो. एक है बहुत ही फास्ट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? जितनी भी आयोनिक रिएक्शन है सब कैसी रिएक्शन होती है? वेरी फास्ट रिएक्शन. स्लो रिएक्शन में कौन सी? जो कोवैलेंट कंपाउंड्स में रिएक्शन होती है, कोवैलेंट रिएक्शंस आर द स्लो रिएक्शन या मॉलिक्यूलर रिएक्शन. और तीसरी होती है मॉडरेट रिएक्शन. तो मॉडरेट, देखो स्लो तो ऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है. मॉडरेट है मतलब है इनऑर्गेनिक रिएक्शन ही है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन ही है, लेकिन क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन है. किसकी है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. चलो, तो रिएक्शन 3 तरीके की. चलो, सबसे पहली डेफिनेशन, वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है? कि विच टेक्स प्लेस विद इन अ माइक्रोसेकंड या इंस्टेंटेनियसली. These include all ionic reaction, all precipitation reaction and all neutralization reaction and combustion reaction are the very fast reaction. ये चारों का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए. सभी लोग नोट करिए, मैं साइड हो जा रहा हूं. चलिए, अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं. एग्जाम्पल देखिए. तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट का ट्रीटमेंट हमने किया सोडियम क्लोराइड के साथ.
सिल्वर क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट मिला और सोडियम नाइट्रेट मिला। नोट करें, चलिए नोट करिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो कंप्लीट होने में या तो बहुत सारे दिन लगा दे या फिर महीनों और साल लगा दे, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्लो या वेरी स्लो रिएक्शन। और इसमें एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन प्लस O2 प्लस H2O, दिस इज रस्ट, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्या नोट हो गया, जल्दी नोट करें, ये देखिए जंग लग रही है, ठीक है, आगे बढ़े। खाली एग्जाम में वेरी फास्ट और ये स्लो वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में पूछता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, अब बात आती है मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो ना तो स्लो है ना ही बहुत फास्ट है, ठीक है, दैट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड या रेट। एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा वाटर और ऑक्सीजन में, तो ये एक एग्जांपल है मॉडरेट रिएक्शन का, नोट करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी आपको एक एग्जांपल पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहां पर हम इसको लिखेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं स्यूडो, इट इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ो, ठीक है, एक सेकंड रुके देंगे बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट करें, डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। नोट करिए, ठीक है, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों लिखवा रहा है, ऐसे तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये लिमिटेड रिएक्शंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, एनसीईआरटी की एग्जांपल है और एग्जाम में आपके नीट जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, तो इवन एनसीईआरटी की एग्जांपल आपकी नोट्स में तो होने ही चाहिए। आगे बढ़ जाओ, चलिए, तो जो केमिकल, अच्छा ये बताओ, कोई रिएक्शन बहुत तुरंत हो गई, क्या हो गई, तुरंत हो गई, क्या ऐसी रिएक्शन की का रेट निकालने की जरूरत है? उतनी फास्ट रिएक्शन का रेट, क्या रेट सोचते ही वो कंप्लीट हो चुकी है? तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई महीनों साल वाली रिएक्शन हो उसका इंतजार करोगे कब ये खत्म हो, या ऐसी रिएक्शन जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स वर मेनली in chemical kinetics we mainly study moderate speed rate reactions। नोट करें, तो इस पूरे चैप्टर में हम कैसी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, मॉडरेट रिएक्शन। अरे ये कौन सी बात हो गई, बिल्कुल
पुरानी रिएक्शन चैप्टर में आइए, केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11, वहां पे क्या जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ते थे या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? वीक। वीक सॉल्यूशन चैप्टर किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। पूरी केमिस्ट्री में स्टडी ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत हाई होता है, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बहुत हाई होता है, और वो तो तुरंत हो जाती है, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, बताया था ना? ठीक है, चलें आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन, the question is the enthalpies of formation of Al2O3, that is alumina, B2O3 are -1676 and -1274 kilojoule per mole respectively. Can this data help us to know the rate of oxidation of aluminium and boron? No thermodynamic data and are not related to the rate of reaction. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा आपके लिख के आ जाता है और बच्चा पागल हो गया, इतना डेटा ही नहीं, दूसरा कौन सा फॉर्मूला हम लगा के ही नहीं आते। तो एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी दे देते हैं जिनमें इनसफिशिएंट डेटा होता है और हम उस क्वेश्चन को करने बैठ जाते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये डेटा लिमिटेड, कभी कभी एग्जाम में ये सिर्फ नन ऑफ द अबव का आंसर लगाने के लिए आते हैं। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? चलिए, रिएक्शन नोट करनी है क्या? क्वेश्चन नोट करना है, नोट करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ 90% आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, चाहे जेई में आ चुके हैं, चाहे नीट में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हालांकि बहुत लिखने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में खास लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। Which of the following, लो आंसर पहले आ गया। Which of the following reaction occur most rapidly at room temperature? H2 plus O2 to H2O, H plus और OH ion gives H2O, C12H20 inversion of king sugar, और NO plus O2 gives NO2. The right answer is this, because कैसी रिएक्शन लग रही है? ठीक है, तो कैसी होगी? बहुत फास्ट। चलिए, किसी भी रिएक्शन की स्पीड कुछ भी हो सकती है, स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद मॉडरेट रिएक्शंस। कौन सी? मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में तो मतलब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे, इसी पे आ ही जाते हैं, जेई में भी आते हैं। अब इनका एक्सप्रेशन भी लिखना सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए नोट करिए, ठीक है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखो, स्पीड लिखे या रेट, व्हाट इज स्पीड? हाँ, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज इक्वल टू dx by dt, ठीक है? मतलब जी, अच्छा एक बात बताना, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसको लिखते हैं -dr, इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन, ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया ये घट रहा है टाइम के साथ। ब्रैकेट क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन। क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन। तो ब्रैकेट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या दिखाते हैं? कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अरे कंसंट्रेशन कहां से आ गया? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल करते थे, मोलैरिटी का इस्तेमाल करते थे। तो कंसंट्रेशन बोलो या मोलैरिटी बोलो, एक ही बात।
राइट, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब एक बात समझो, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जिस रेट से रिएक्टेंट यूज हुआ होगा उसी रेट से तो प्रोडक्ट बना होगा। तो रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या? रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट is equal to rate of formation of product। ठीक है, बात समझ में आ गई? रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन, जिस रेट से रिएक्टेंट यूज होगा या खत्म होगा उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई कि मैं आगे बढ़ जाऊं? अनायता समझ में आ रहा है बेटवा? शिवांश और अनायता, आप लोगों को आ रहा है? आना चाहिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलें आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? लिखिए, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इसी को डिनोट करते हैं आर और आर से। इससे करते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन? अभी तो लिखवाया, नोट करिए डेफिनेशन। अच्छा चले एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? लाइक अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जब हम कंसंट्रेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब मोलैरिटी की बात करते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? तो लिखेंगे मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो है। तो इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो मोल पर लीटर अपॉन टाइम है ना। तो ऐसा नहीं लिख सकते मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मान लो गैसियस रिएक्टेंट है, क्या है? गैसियस, तो माइनस डी। अब यहां पर क्या है? गैस है। तो एक बात याद है तुम लोगों को, पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते थे अगर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है। क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम जिसने पढ़ा है उसी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो कंसंट्रेशन और प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, दो चीजों की बात होती थी। के बराबर जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे नहीं किया है? के सी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, पढ़ा है कि नहीं? अब यहाँ पर कभी कभी जब गैसियस होता था तो क्या होता था? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही तो करते थे। सॉलिड होता था तो 1 हो जाता था। यहाँ पर हम इसको लेते थे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर होती है ना यूनिट। अब यहाँ पर देखिए dr बाई dt, तो यहाँ पर हो जाएगा एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? अरे प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, तो ये यूनिट होगी एटमॉस्फेयर, और ये यूनिट जो टाइम है सेकेंड ही तो होगी, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड नहीं हो जाएगा। तो यूनिट में दूसरी यूनिट क्या होगी? फॉर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूनिट इज एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। आया? आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए।
इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, नोट करिए। तो क्या है, अब देखो रिएक्शन शुरू होने के पहले इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा, और रिएक्शन के दौरान क्या, रिएक्शन के दौरान कुछ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम नहीं हुआ होगा। कम होने के बाद जो बचा होगा दैट इज R2 एट टाइम t, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन concentration of reactant, इसी को कहते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 नहीं हो जाएगा। और टाइम भी इसी तरह, शुरू में टाइम कुछ रहा होगा, कुछ समय के बाद टाइम कुछ बदला होगा, तो डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2 नहीं हो जाएगा। बोलिए आया, नोट करें। चलिए ये मैंने आपको सिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या रह गया बेटा, जल्दी नोट करो। तुम्हारा हो रहा है तृप्ति? चलो चलो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसी को हमको कैसे डिनोट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन dt, और क्योंकि ये डिनोट करता है, दिस साइन जस्ट इंडिकेट increase in concentration, right? This sign just indicate कि increase in concentration किसका, of product, ठीक है, और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, पता चला, घर जाके बता रहे हैं, अरे ये रिएक्टेंट वाले हम घर पे जाके बता रहे हैं कि माइनस में आंसर आएगा, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कोई साइन कन्वेंशन नहीं। दूसरा पढ़ा है, बहुत शानदार चैप्टर है ये, और ये पहले की इनिशियल क्लासेस तो बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ के आना चाहिए बस। अगर आप इस चैप्टर को 100% कमांड चाहते हैं तो बस इस चैप्टर का 50% पूरा पोर्शन लॉग पर डिपेंडेंट है, जहां हम हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। चलिए, कुछ बच गया क्या? पहले ये बनाए, देखो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घटेगी ना, और टाइम के साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है बढ़ेगी। ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये डायग्राम दोनों अलग सेपरेट ग्राफ बनाए, और उसके बाद मैं आपको अगली चीज पढ़ाता हूँ।
आगे बढ़े, ये डायग्राम बनाए, देखो। अच्छा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन अलग अलग हो रही होगी कि एक ही टेस्ट ट्यूब में हो रही होगी? तो एक ही टेस्ट ट्यूब में हो रही होगी, तो भैया रिएक्शन का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा होगा और उसी समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। ठीक है, यही समझाना था। ये तो पता चला तुम लोग घर जाके कह रहे हो दोनों ग्राफ मिला दिए, गलत ग्राफ है, काट दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जिस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। आगे बढ़े, तो इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, देखो। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। क्या मेरा सवाल, क्या रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आप एक फैक्ट्री में सफारी की मैन्युफैक्चरिंग तब बढ़ेगी जब मार्केट में सफारी की डिमांड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब मार्केट में सफारी कम है तभी तो डिमांड ज्यादा है। बात सही है। शोरूम में 50 सफारी रखी है, ग्राहक ले नहीं रहा है। सफारी की डिमांड, सफारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फैक्ट्री में सफारी बनाएंगे वो पक्का। तो ये बात तुम लोग कह रहे थे कि नहीं, तो बात आप कह रहे हो कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितनी ज्यादा कार के पार्ट्स पड़े होंगे उसी वही डिसाइड करेगा कि कितनी तेजी से कार बनेगी, या मार्केट में डिमांड भी डिसाइड करेगी। और मार्केट में अगर कार ज्यादा है और फैक्ट्री में कार के पार्ट्स बहुत रखे हुए हैं, कार बनेगी कि नहीं बनेगी? मार्केट में कार बहुत है, मतलब शोरूम में कार बहुत है और फैक्ट्री में कच्चा माल बहुत है, कार बनेगी नहीं। जिस तेजी से तुम वहां से प्रोडक्ट निकालोगे उतनी तेजी से, तो रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करती है। बच्चे तो कह रहे हैं यार ये तो कार की बात है, हाँ? कार का और केमिस्ट्री से क्या लेना देना? केमिस्ट्री आएगी तो कार आएगी, राइट? ठीक है, नोट करें। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सब पे करेगा। अभी हम सिखाएंगे, सब कुछ लिखाएंगे, तो पूरी के पूरे कंडीशन लिखवाऊंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहले ये नोट करें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सब एग्जाम की क्वेश्चन है। और इसके बाद ये जितने भी यूनिट लिखी हुई हैं यहाँ पे आगे लिख देना ऑलवेज। आगे इसके बारे में सस्पेंस अनवील करेंगे, ठीक है? यहाँ ऑलवेज लिख लो, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट अलग अलग होगी, हर ऑर्डर में पढ़ाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने और पढ़ने दोनों में बहुत मजा आता है, और इनऑर्गेनिक में और मजा आता है, और ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा मजा आता है। नहीं, नींद नहीं आएगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है। तृप्ति को नींद आ सकती है, बस ये आंखें खोल के सोती है। विश्वास मानिए, आप लोग को मजाक लग रहा है। अभी देखना कुछ दिन बाद ये लड़की क्लास में आंखें खोल के सोती है, हाँ, लगता है कि पढ़ रही है। ऐसे जब एकदम आंखें फ्रीज हो जाए समझ जाना सो रही है, ठीक है? ये देखो, आपके सर ने बताया था कि नहीं बताया था? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ठीक है? एक बारी ये क्लास में बैठे एकदम ऐसे देख रही, मुझे लगा कि इसको सब आ रहा है क्या।
बाहर में पता चला ये सो रही थी। डॉल्फिन। एटमॉस्फेयर पर सेकेंड नोट करिए यूनिट। तो ये कैसे रिएक्टेंट और कैसे प्रोडक्ट की बात है, गैसियस। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल, जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन करना आना चाहिए। क्यों? इतना तू मैसेंट हो गया, हमको तुम्हारा नाम भूल गया। अर्षित। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बताओ, मोल पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, दिस। हाँ, दो यूनिट, तीसरी यूनिट ए वाला कहाँ से होता है? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन एग्जाम में गैसेस लिखा है तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 बार चेक करें। जब 2 चीजें अच्छी लगने लगे तो दोबारा से क्वेश्चन पे जाए। एग्जामिनर गलत नहीं होता। हाँ, वो यहाँ सोच रहे हैं कि एग्जामिनर ने गलत लिख दिया, एग्जामिनर गलत नहीं होता। हाँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। Concentration of reactant decreases. Good. Concentration of product increases. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी से शुरुआत होगी। थैंक यू।